नमस्कार, दिस इज रविनाथ, प्रवक्ता विद्युत जीपीसी सिरोही। एनर्जी कंजर्वेशन को आगे पढ़ते हुए एनर्जी कंजर्वेशन प्लानिंग पढ़ेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन प्लानिंग के 3 घटक हैं। पहला है स्पेसिफाइंग टारगेट एंड प्रिपेयरिंग डिटेल्ड प्लान। इसका दूसरा घटक है आइडेंटिफाइंग एनर्जी एफिशिएंसी इक्विपमेंट। और तीसरा घटक है इसका इवैल्यूएशन ऑफ, लास्ट घटक है इवैल्यूएशन। प्लानिंग करने से क्या फायदे हुए, इवैल्यूएशन ऑफ बेनिफिट्स। स्पेसिफाइंग टारगेट एंड प्रिपेयरिंग डिटेल्ड प्लान में हमें किस तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन को प्लान करना है, उसके टारगेट क्या क्या होंगे, टेक्नोलॉजी क्या क्या होगा, इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से होंगे, ये सब बातें करेंगे इसमें। आइडेंटिफाइंग एनर्जी एफिशिएंसी इक्विपमेंट, इसमें हम बीईई की बात करेंगे और एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 एक्ट की बात करेंगे, ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की भी बात करेंगे, बीईई की। और लास्ट में हम इवैल्यूएशन ऑफ बेनिफिट की बात करेंगे। तो पहले हम स्पेसिफाइंग टारगेट एंड प्रिपेयरिंग डिटेल्ड प्लान। सबसे पहले इंडिया में एनर्जी कंजर्वेशन को लेके जो ऑर्गेनाइजेशन बना वो था पीसीआरए। पीसीआरए का फुल फॉर्म है पेट्रोलियम कंजर्वेशन एंड रिसर्च एसोसिएशन। ये कब बना? 1977 में बना। इसका काम क्या था? टू प्रमोट एनर्जी इफिशियंसी, टू प्रमोट एनर्जी इफिशियंसी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। एनर्जी इफिशियंसी के बारे में बात करने वाला पहला ऑर्गेनाइजेशन बना। इसका और टू डिक्रीज, टू रिड्यूस पॉल्यूशन, सेविंग पेट्रोलियम या सेविंग फॉसिल फ्यूल, और टू इंक्रीज अवेयरनेस अमंग पीपल। अवेयरनेस लेवल। पीसीआरए के बाद ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी का गठन हुआ। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी का गठन कब हुआ? इफिशियंसी का गठन 2002 में
एनर्जी इफिशियंसी एक्ट 2001 के तहत हुआ। बीईई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्लियर? बीई का काम क्या है? द मिशन ऑफ बीईई इज टू असिस्ट इन डेवलपिंग पॉलिसीज। पॉलिसी बनाना इसका काम है। पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी बनाना इसका काम है। स्ट्रेटेजी अंडर द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ इसकी स्थापना हुई थी एनर्जी इफिशियंसी एक्ट 2001 के फ्रेमवर्क के तहत। तो इसका ये जो पॉलिसी बनाएगा, पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी बनाएगा, वो 2001 एक्ट के फ्रेमवर्क के तहत ही बनाएगा। अंडर द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ एनर्जी इफिशियंसी एक्ट ऑफ 2001। अब हम बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन प्लानिंग का दूसरा पार्ट, आइडेंटिफाइंग एनर्जी इफिशियंसी एंड इक्विपमेंट। उसमें हम बीईई की बात करेंगे और एनर्जी इफिशियंसी एक्ट 2001 का सैलिएंट फीचर क्या है उसकी बात करेंगे। आइडेंटिफाइंग एनर्जी इफिशियंसी एंड इक्विपमेंट, इसमें हम बात करेंगे कि एनर्जी इफिशियंसी से रिलेटेड जो जो प्रोसेसेस है और जो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट हाईली इफिशिएंट होना चाहिए और जो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है वो प्रोसेस भी इफिशिएंट होना चाहिए। तो इसकी बात हम करेंगे। इसमें हम एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 और बीईई की बात करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि मिनिमम एनर्जी कंजम्पशन का मानक स्थापित करना, इसका का मानक या स्टैंडर्ड स्थापित करना एवं जो एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के इक्विपमेंट, प्रोसेसेस एंड अप्लायंसेस को लेबल करना, कितना इफिशिएंट है प्रोसेस, कितना इफिशिएंट इक्विपमेंट एंड अप्लायंसेस है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन फंड at both center and state। उसके बाद डायरेक्ट मैंडेटरी डिस्प्ले ऑफ लेवल notified on
इक्विपमेंट एंड अप्लायंसेस। इसका ये मतलब हुआ कि इसके तहत हम इक्विपमेंट, प्रोसेसेस और अप्लायंसेस को लेबल करेंगे और उसको डिस्प्ले भी करेंगे, ताकि हम जो इक्विपमेंट, प्रोसेस और अप्लायंसेस है वो मैक्सिमम इफिशियंसी का, 5 स्टार रेटिंग का, 3 स्टार रेटिंग का हम यूज कर सकें। वो स्टार रेटिंग कौन देता है? बीईई देता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी देता है। एनर्जी कंजर्वेशन कोड का इस्तेमाल ये किसके लिए? फॉर कॉमर्शियल बिल्डिंग हैविंग जो कॉमर्शियल बिल्डिंग जिसकी इलेक्ट्रिकल खपत 500 किलोवाट से अधिक है, फॉर कॉमर्शियल बिल्डिंग हैविंग इलेक्ट्रिकल लोड अबव 500 किलोवाट, उसको हम कोडिंग करेंगे कॉमर्शियल बिल्डिंग की। उससे पता चल जाएगा कि वो उसका एनर्जी इफिशियंसी कितना है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी टू इंप्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ एनर्जी इफिशियंसी एक्ट 2001। बीई क्या काम करेगा? बीई इज टू एक्ट एज अ फैसिलिटेटर फॉर इवॉल्विंग सेल्फ regulatory system for energy conservation। ऐसे इक्विपमेंट जो बीईई के मानक पर ऊर्जा खपत, बीईई के मानक पर ऊर्जा खपत के सही स्तर पर नहीं है, उसका उत्पादन, प्रोडक्शन, क्रय, विक्रय, आयात पर रोक लगना चाहिए, रोक लगनी चाहिए। तो ये सब हम बात कहां करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन प्लानिंग के सेकेंड पार्ट में, आइडेंटिफाइंग एनर्जी इफिशियंसी एंड इक्विपमेंट में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ बेनिफिट्स की। आइडेंटिफाइंग एनर्जी इफिशियंसी एंड इक्विपमेंट, इसमें हम बात करेंगे कि एनर्जी इफिशियंसी से रिलेटेड जो जो प्रोसेसेस है और जो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट हाईली इफिशिएंट होना चाहिए और जो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है वो प्रोसेस भी इफिशिएंट होना चाहिए। तो इसकी बात हम करेंगे। इसमें हम एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 और बीईई की बात करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि मिनिमम एनर्जी कंजम्पशन का मानक स्थापित करना, इसका मानक
या स्टैंडर्ड स्थापित करना एवं जो एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के इक्विपमेंट processes and appliances को लेबल करना, कितना इफिशिएंट है प्रोसेस, कितना इफिशिएंट इक्विपमेंट एंड अप्लायंसेस है। Establishment of energy conservation fund at both center and state। उसके बाद डायरेक्ट mandatory display of label notified on equipment and appliances। इसका ये मतलब हुआ इसके तहत हम इक्विपमेंट प्रोसेसेस और अप्लायंसेस को लेबल करेंगे और उसको डिस्प्ले भी करेंगे ताकि हम जो इक्विपमेंट प्रोसेस और अप्लायंसेस है वो मैक्सिमम इफिशियंसी का 5 स्टार रेटिंग का 3 स्टार रेटिंग का हम यूज कर सकें। वो स्टार रेटिंग कौन देता है? बीईई देता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी देता है। एनर्जी कंजर्वेशन कोड का इस्तेमाल ये किसके लिए? फॉर कॉमर्शियल बिल्डिंग हैविंग जो कॉमर्शियल बिल्डिंग जिसकी इलेक्ट्रिकल खपत 500 किलोवाट से अधिक है, फॉर कॉमर्शियल बिल्डिंग हैविंग इलेक्ट्रिकल लोड अबव 500 किलोवाट, उसको हम कोडिंग करेंगे कॉमर्शियल बिल्डिंग की, उससे पता चल जाएगा कि वो उसका एनर्जी इफिशियंसी कितना है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ एनर्जी इफिशियंसी एक्ट 2001। बीई क्या काम करेगा? बीई is to act as a facilitator for evolving self-regulatory system for एनर्जी कंजर्वेशन। ए से इक्विपमेंट
जो बीईई के मानक पर ऊर्जा खपत, बीईई के मानक पर ऊर्जा खपत के सही स्तर पर नहीं है, उसका उत्पादन, प्रोडक्शन, क्रय, विक्रय, आयात पर रोक लगनी चाहिए। तो ये सब हम बात कहां करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन प्लानिंग के सेकंड पार्ट में, आइडेंटिफाइंग एनर्जी इफिशियंसी एंड इक्विपमेंट में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ बेनिफिट्स की। इवैल्यूएशन ऑफ बेनिफिट से पहले इंप्लीमेंटिंग एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स, मतलब क्या क्या स्टेप लें कि एनर्जी कंजर्वेशन इंप्रूव हो, एनर्जी कंजर्वेशन अचीव हो। तो ये सब हम पढ़ेंगे डिफरेंट इंडस्ट्री वाइज, जैसे इलेक्ट्रिकल जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग इकाई हो गया, उसके लिए अलग मेजर्स है। फिर ट्रैक्शन सिस्टम के लिए, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग है, तो उसमें हम कवर करेंगे। एंड फोर्थ एंड लास्ट है हमारा इवैल्यूएशन ऑफ बेनिफिट्स। इवैल्यूएशन ऑफ बेनिफिट में करेंगे कि हम एनर्जी कंजर्वेशन प्लानिंग में जो जो मेजर्स हमने अडॉप्ट किए उसका इवैल्यूएशन हम इसमें करेंगे। प्रोडक्शन लेवल, एनर्जी कंजर्वेशन प्लानिंग से प्रोडक्शन लेवल बढ़ा या घटा? प्रोडक्शन लेवल किसका फंक्शन होता है? प्लांट की कैपेसिटी का, एनर्जी कंजम्पशन का, ट्रांसपोर्टेशन का, पॉल्यूशन का भी, ईटीसी। तो हम बात करेंगे कि प्रोडक्शन लेवल में क्या फर्क पड़ा एनर्जी इफिशियंसी, एनर्जी कंजर्वेशन प्लानिंग से। रिडक्शन इन एनर्जी इनपुट, एनर्जी कंजर्वेशन से जो हमने हाई इफिशिएंट लो लॉस इक्विपमेंट लगाए थे उससे ओवरऑल एनर्जी इनपुट हमारा रिड्यूस हुआ कि नहीं, वो हम देखेंगे। तो एनर्जी रिडक्शन ये फंक्शन किस किस चीजों का है? टेक्नोलॉजी का। हाई इफिशिएंट इक्विपमेंट लगाएंगे, वो हाई टेक्नोलॉजी इंटेंसिव होगा, वो उच्च तकनीक का होगा, तो ये फंक्शन होगा टेक्नोलॉजी का। इक्विपमेंट कितना पुराना है, कितना नया है। ओल्ड इक्विपमेंट में लॉस ज्यादा होता है, मेंटेनेंस ज्यादा होता है, और न्यू इक्विपमेंट में मेंटेनेंस कम होता है और उसका एनर्जी इनपुट भी कम होता है, उसका एफिशिएंसी अधिक होता है। तो हम रिडक्शन ऑफ एनर्जी इनपुट की बात करें तो एज ऑफ इक्विपमेंट भी एक फैक्टर है। अब बेनिफिट मतलब जो ओवरऑल फायदा है, प्रॉफिट है, बेनिफिट है अपॉन इनपुट कॉस्ट है, ये हाई होना चाहिए। एनर्जी कंजर्वेशन से बेनिफिट पे असर नहीं पड़ना चाहिए, ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो ये फंक्शन है नंबर ऑफ यूनिट का, जितना ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट होगा बेनिफिट ज्यादा ही होगा। यूनिट प्राइस का भी ये फंक्शन है। तो इस तरह से हमने पढ़ा एनर्जी कंजर्वेशन प्लानिंग को। अभी हम बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन इन इलेक्ट्रिक
जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कैसे हम एनर्जी कंजर्वेशन को अचीव करेंगे। अब हम बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को हम जानते हैं, पहले कर्व देखते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का। ये है स्पीड और ये है टाइम। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी में हम पढ़ते हैं, ये पार्ट है एक्सीलरेशन, ये वाला पार्ट है कांस्टेंट स्पीड या फ्री रनिंग बोलते हैं इसको। यहां पे स्पीड कांस्टेंट होता है, इसको लेवल ट्रैक भी बोलते हैं, लेवल ट्रैक रनिंग भी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा कोस्टिंग। कोस्टिंग क्या होता है? कोस्टिंग में जो ट्रैक्शन के मोटर्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई को कट ऑफ कर दिया जाता है और जो लॉस होता है वो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस होता है, और जो रिटार्डेशन है या डिक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होता है, और इसमें स्पीड कमते रहता है। लेकिन कोस्टिंग ब्रेकिंग नहीं है। कोस्टिंग को और बड़ा कर देते हैं और ब्रेकिंग को सडन कर देते हैं। ये वाला पार्ट हो गया ब्रेकिंग। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके मोटर को रोकते हैं, इसमें मोटर का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कट ऑफ करते हैं, और मोटर का स्पीड धीरे कैसे होगा? मोटर के खुद के फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस से होगा। ये टाइम है और ये स्पीड है। तो एनर्जी कंजर्वेशन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में हम कैसे करेंगे? ब्रेक का इस्तेमाल, ब्रेक का यूज गति नियंत्रण, स्पीड कंट्रोल के लिए ब्रेक का यूज नहीं करेंगे, के लिए नहीं, बल्कि ब्रेक का यूज किसके लिए करेंगे? स्टॉप करने के लिए। यदि स्पीड को हमें कंट्रोल करना है तो जहां तक संभव है कोस्टिंग का यूज करेंगे, जिससे पावर हमारा बचेगा। मोटर को पावर नहीं देते कोस्टिंग में, तो कोस्टिंग का यूज, कोस्टिंग का इस्तेमाल यथासंभव करेंगे। जितना ज्यादा हम कोस्टिंग यूज करेंगे उतना ही ज्यादा हम एनर्जी को सेव कर पाएंगे। चालक को पहले सिमुलेटर पे ट्रेनिंग देना चाहिए। चालक को सिम्युलेटर पर प्रशिक्षित करना बहुत बड़ा स्टेप है ये। चालक ट्रैक के स्लोप, इसका ढलान एवं चढ़ाई, उसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंट मोटर के ऑपरेशन को यूज करेगा। तो ढलान और चढ़ाई से, चालक ट्रैक के ढलान एवं चढ़ाई से अवगत होना चाहिए। तभी ऊर्जा का बचत मैक्सिमम हो पाएगा। और जो ट्रैक्शन लाइन है, ट्रैक्शन लाइन में रिएक्टिव पावर कॉम्पेंसेशन होना चाहिए कैपेसिटर बैंक द्वारा, ताकि जो ट्रैक्शन लाइन है मैक्सिमम पावर फैक्टर पर ऑपरेट हो।
और एनर्जी सेव हो, एनर्जी कंजर्व हो। धन्यवाद।